वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 के लिए जो आपके 3 फेजों में एग्जाम कराए गए थे, जो कि आपका मैट्रिकुलेशन लेवल था आपका एक, और हायर सेकेंडरी लेवल था, तीसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल था, जिसके सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में हायर सेकेंडरी लेवल के शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जैसा मैंने बताया था कि मैट्रिकुलेशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में आपके एग्जाम कराए गए थे। तो मैट्रिकुलेशन में लेवल में आपके 3 शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में हायर सेकेंडरी लेवल के देखने वाले हैं मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो देखेंगे आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कर्मियों जो है ए और बी को नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह 13,455 रुपये का भुगतान किया जाता है। अगर कर्मी ए को बी को भुगतान की गई राशि का 125% भुगतान किया जाता है तो बी को प्रति सप्ताह कुल कितना भुगतान किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले निकाल लेंगे कि ए और बी का जो है भुगतान किया गया अनुपात में वैल्यू कितना है। तो ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर जो है कोई भी अगर किसी का भी जो है आपका भुगतान किया गया होगा वो खुद में कितना रहा होगा 100%, यानी कि बी जो है खुद में उसका भुगतान कितना किया गया होगा 100%। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है बी का 125% है, यानी कि बी अगर 100% है तो ए कितना 125% है, कितना है 125% है। दोनों का हमें क्या चाहिए रेशियो, तो 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, यानी कि ए का जो है भुगतान का यूनिट में वैल्यू कितना है 5 और बी का कितना है 4, और दोनों का यूनिट में योग कितना हो जाएगा 5 4 9 यूनिट, और वैल्यू कितना दिया गया रुपये में इस हिसाब से, तो 13,455 रुपये दिया गया। तो यहाँ पर से हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 9 से काटेंगे तो 1 आपका 4 बचा, तो 9 चौक 36, 8 9 9 81, 9 पचे 45, यानी कि 1495 रुपये आपका क्या आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। हमें क्या चाहिए बी का भुगतान जो किया गया राशि है उसका हमें वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें ये 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए, क्योंकि बी का भुगतान कितना किया गया था तो 4 यूनिट। तो यहाँ पर अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1495, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 5 चौक 20, 2 9 चौक 36, 2 38, 3 14 चौक 56, 3 आपका कितना हो जाएगा 59, यानी कि 5980 रुपया क्या किया गया था बी को भुगतान किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व ए ने कार्य छोड़ दिया, जिसके बाद बी अकेले से इस कार्य को पूरा करता है। तो पूरा कार्य संपन्न कितने दिनों में हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि काम पूरा होने से पहले ए ने, यानी कि 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि जो बचा हुआ जो अंतिम में 5 दिन काम किया गया वो असल में किसके द्वारा किया गया है, बी के द्वारा किया गया। तो अगर हम लोग बी की कार्य क्षमता निकाल ले तो उसके द्वारा जो 5 दिन में किया गया काम होगा वो हम लोग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया गया कि ए जो है 10 दिन में काम कर सकता है अकेले, और बी जो है 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर 10 और 15 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 15 का 30, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आएगा 3, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कितनी है 2 है। तो यहाँ पर बोला गया कि आखिरी 5 दिन जो है कौन काम करता है, बी काम करता है। तो अगर बी एक दिन में कितना काम करता है, यहाँ पर निकला है कि बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिनों में कितना काम कर लेगा, तो 5 दूनी 10 काम कर लेगा, लेकिन किया गया टोटल काम करना कितना था 30, बचा हुआ अंतिम 5 दिन में बी के द्वारा 10 काम किया गया, यानी कि शुरुआत में ए और जो बी मिलकर काम किए थे वो कितना काम किए थे, तो 30 - 10 करेंगे, यानी कि 20 काम को किसने किया था, ए और बी मिलकर शुरुआत में किया था। तो यहाँ पर ए और बी की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी है, क्योंकि समय निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल वर्क बचा हुआ कितना है 20 करेगा, इसको किया गया किसके द्वारा ए और बी के द्वारा, तो कितना है 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यानी कि जो शुरुआत में काम किया गया था दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम किया था, और बचे हुए काम को बी 5 दिनों में किया। तो टोटल कितना समय हो गया 4 दिन यहाँ पर 5 दिन यहाँ पर, यानी कि 5 और 4 आपका टोटल कितना हो गया 9 दिन में कार्य को समाप्त किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि n अवलोकनों का औसत 40 है, यदि 50 और 60
दो अवलोकनों को उसमें जोड़ा जाता है तो सभी अवलोकनों का औसत 41 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यन का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो है टोटल संख्या क्या दी गई है यन। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग निकालने के लिए औसत से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 40 यन हो जाएगा। उसमें क्या किया गया 50 और 60 को क्या किया गया अब जोड़ा गया, तो टोटल इसका योग अब कितना हो जाएगा 50 और 60 यानी कि 110। यानी कि पहले जितना योग था उसमें क्या किया गया अब 110 जोड़ दिया गया। तो अब जो है नया औसत इसके जुटने से यानी कि 110 जोड़ने से नया औसत कितना हो गया 41। और संख्याएं कितनी हो गई, पहले यन थी अब कितनी हो गई, दो संख्याएं बढ़ गई क्योंकि 50 और 60 यानी कि दो अंक बढ़ गए यहाँ पर। तो कितने हो गए यन प्लस 2। तो इधर भी कुल संख्याओं का योग इधर भी कुल संख्याओं का योग आ गया, दोनों क्या है बराबर संख्याएं तो बराबर हो जाएगी। हल करेंगे यहाँ पर से जो यन का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से 40 यन 41 यन मैनेज करेंगे तो आपका क्या बचेगा सिर्फ यन बचेगा। बराबर आपका 41 दूनी 82, तो 110 में से 82 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 18 10 28 यानी कि यन का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यह आपका क्या है, ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पुस्तक के प्रकाशन में हुए खर्च यानी कि पुस्तक को अलग अलग प्रकार से पुस्तक को छापने में कितने कितने खर्च आए वो आपका प्रतिशत में यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। जैसे कि प्रमोशन लागत पर यहाँ पर 10% दिया गया है, मुद्रण लागत 20% दिया गया है, कागज की लागत 25% दिए गए, परिवहन लागत 10%, बांधने की लागत 20% और राज्य शुल्क 15% दिया गया है। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है पुस्तक पर कितने खर्च किए गए, कुल मिलाकर 100% खर्च किए गए। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर 2500 प्रतियाँ प्रकाशित की गई है और उनकी मुद्रण लागत यानी कि मुद्रण लागत राशि कितना 1,60,000, तो यहाँ पर मुद्रण लागत कितना दिया गया प्रतिशत में 20% दिया गया है, यानी कि 20% का वैल्यू कितना 1,60,000 है। तो आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए जिससे कि प्रकाशक को क्या हो 25% का लाभ यानी कि प्रॉफिट अर्जित कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि कुल जो है पुस्तक को प्रकाशक में खर्च कितना आया। तो यहाँ पर 20% का एक तरीके से वैल्यू 20% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया 1,60,000 दिया गया। हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 20% का वैल्यू 1,60,000 है, 100% का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 20 25 100% बराबर कितना आ जाएगा आपका 80 लाख, सॉरी 80 लाख नहीं 8 लाख। यानी कि टोटल जो है पुस्तक को छापने पर खर्च कितना आया 8 लाख का खर्च आया। और टोटल जो इस 8 लाख में कितने प्रतियां छापी गई है तो 2500 प्रतियां छापी गई है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा एक प्रतियां का यानी कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो 25% का लाभ चाहिए, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4, यानी कि 4 यूनिट के कोई सामान को कितने में बेचने के लिए बोल रहा है 5 यूनिट में। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो एक प्रतियां का क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हल करेंगे 2 शून्य 2 शून्य आपका चला गया, 5 से 25 आपका 5 बार में चला जाएगा, 5 चौक 20 से 1 शून्य 2 से काटेंगे तो 400 बार में चला जाएगा। यानी कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य या फिर एक प्रतियां का बोले कि विक्रय मूल्य कितना है 400 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 6 अंकों की संख्या 4 7 9 XYZ अगर 7 11 13 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो तो अंक XYZ का गुणनफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न को आपको पता होना चाहिए कि सब 7 11 और 13 को गुना करते तो इसका गुणज कितना आता है 1001, और 1001 से कोई भी संख्या यानी कि 3 अंकों की संख्या, जैसे कि अगर इसमें हम लोग ABC गुना करेंगे तो ये गुणज होकर आपका क्या बन जाएगा ABC ये 6 अंकों की ये संख्या बन जाएगी। यानी कि 3 अंकों का ये क्या होता है रिपीट होता है। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि 37 × 3 तो 37 आपका कितना होता है 101, कितना होता है 101। तो 101 में अगर 2 अंकों की संख्या गुना किया जाएगा तो क्या बनता है AB बनता है, यानी कि इस तरीके से बनता है। तो आपको ध्यान रखना होगा 37 आपका कितना होता है 101, तो जब 2 अंकों को गुना करते तो AB आता है। जब 7 11 13 को गुना करते तो 1001 आता है, यानी कि 3 अंकों से गुना करेंगे तो ABC आता है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, अगर ये 7 11 13 यानी कि 1001 का ये क्या है ये पूरा गुणज है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3 अंकों का रिपीट बनेगा। यानी कि यहाँ पर अगर 4 7 9 है तो यहाँ पर भी XYZ का मान कितना आएगा
479 ही आएगा। क्या आएगा? x का मान 4 आएगा, y का मान 7 आएगा और z का मान कितना आएगा? 9 आएगा। पूछा क्या जा रहा है? x y z का गुणनफल, यानी कि 4 का 7 का 9 का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका? 7 चौक 28, 28 नमा आपका कितना होता है? 252, यानी कि x y z का गुणनफल 252 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि 1001 को जब 3 अंकों से गुना किया जाता है तो 3 अंक का रिपीट बनता है, और जब 101 का 2 अंकों से गुना किया जाता है तो 2 अंकों का ये रिपीटिशन आपका होता है 2 बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है 6% के लाभ पर टेलीविजन, 9% के लाभ पर फ्रिज बेचकर 5100 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। हालांकि अगर दुकानदार जो है 9% के लाभ पर टेलीविजन, 6% की हानि पर फ्रिज बेचता है तो उसे पूर्ण लेन देन पर 1800 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रिज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर टेलीविजन जो है खुद में कितना रहा होगा दाम? 100%, यानी कि इसका टेलीविजन का दाम क्या मान लेते हैं? 100T। टेलीविजन T से डिनोट कर दिया हम लोगों ने। फ्रिज जो है ये भी खुद में 100% रहा होगा, तो फ्रिज का दाम क्या मान लेते हैं? 100F। तो यहाँ पर जो है 100T को 6% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100T का 6% यानी कि 60, और फ्रिज का 100F का 9% कितना हो जाएगा? 9F। दोनों का मिलाकर लाभ कितना दिया गया है? तो 5100 रुपया लाभ दिया गया। फिर आगे बोला गया है कि 100T पर 9% का लाभ हो रहा है, तो लाभ आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से? 90 हो जाएगा। लेकिन फ्रिज पर दूसरे बार में क्या हो रहा है? 6% का हानि, यानी कि 100F का 6% कितना होगा? 6F, लेकिन हानि हो रहा है तो यहाँ पर माइनस। तो कुल मिलाकर फिर यहाँ पर लाभ कितना हो जाता है आपका? 1800 लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे, आपका यहाँ पर 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 3 से काटेंगे तो ये 6 बार में, ये आपका 17 बार में। यहाँ पर नीचे हमें 3 कॉमन दिख रही है तो 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आपका यहाँ पर चला गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6 दूनी 12T प्लस 9 दूनी 18F बराबर आपका कितना हो जाएगा? 17 51T माइनस 17 दूनी 34F आपका होगा। 51 में से 12 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से? 39T, और उधर जाएगा तो इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 34 और 18 आपका कितना हो जाएगा? 52F हो जाएगा। 13 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ये आपका कितने? 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 1T का वैल्यू कितना है? 4, और 1F का वैल्यू कितना है? 3 है। तो यहाँ पर से टेलीविजन का जो है यूनिट में वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर 1T का वैल्यू 4 है तो 100T का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। अगर 1F का वैल्यू 3 है तो 100F का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300। यानी कि टेलीविजन का दाम 400 यूनिट है और फ्रिज का दाम कितना है? 300 यूनिट है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर से जो आपसे बोला गया था कि इसमें जो है क्या होता है? 6T का लाभ होता है, 9F का लाभ होता है, यानी कि आपका यहाँ पर से अगर 1T का वैल्यू कितना है? 1T का यहाँ पर वैल्यू कितना है? 4 है, तो 6T का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, और 9T का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर F का वैल्यू 3 है तो 9F का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 तिया 27। तो 24 और 27 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर से 51, यानी कि 51 यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना है? 5100 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 रुपये के बराबर। पूछा क्या जा रहा है? फ्रिज का मूल्य पूछा जा रहा है। तो फ्रिज का मूल्य जो है यहाँ पर कितना था? 300 यूनिट था। कितना था? 300 यूनिट था। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 100 है तो 300 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 300 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 30,000, यानी कि फ्रिज का क्रय मूल्य 30,000 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो है आपका क्या है? ग्राफ है। ग्राफ में क्या दिए गए? चार्ट का अध्ययन करें और इसका प्रश्न का उत्तर दे। चार्ट में यहाँ पर क्या दिए गए? नामांकित अभ्यर्थी टोटल कितने? 8,550 है, यानी कि अलग अलग जगहों पर जो है नामांकित, यानी कि जो भी जो नामांकन कराए उन्हें विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया। जैसे कि पी में आपका 22%, क्यू में 15%, आर में 10%, यस 17, टी 8, भी 12 और यक्स 16% है। फिर नीचे आपको उनमें से क्या दिया गया? उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है और उनका अलग अलग प्रतिशत दिया गया। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संस्थान पी और क्यू में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या टी और आर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या से कितना अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे पी और क्यू। पी और क्यू मिला के टोटल कितने छात्र जो है उत्तीर्ण हुए, ये आपसे पहले पूछा जा रहा है। तो 18 और 17 आपका कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, एक कम, यानी कि 35%, यानी कि 5700 का हमें क्या निकालना होगा? 35%। तो 5700 का 35%, यानी कि इस तरीके से 5700 का 35% अगर निकालना है तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 35 इंटू 57 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7 पचे 35, 3 5 पचे 25 और 21,
46 और 3 कितना हो जाएगा आपका 49, 4 5 3 15 4 19, यानी कि इतना टोटल विद्यार्थी PRQ में मिलाकर उत्तीर्ण यानी कि पास हुए। फिर यहाँ पर टी और आर में नामांकित, तो टी आपका कहाँ पर है, टी आपका ये 8% है और आर आपका यहाँ पर 10% है, तो टोटल कितने हो गए 10 8 8 18%। तो हमें फिर क्या निकालना है 8550 का क्या निकालना है 18% निकालना है। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 1 चला गया, 5 दूनी 10, 17 25 85 1, ये आपका 9 बार में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 9 17 नमा आपका कितना हो जाएगा 153। दोनों का क्या पूछा जा रहा है अंतर यानी कि डिफरेंस, तो माइनस कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 आपका 8 में से 3 गया 5, यहाँ पर कितना 4 यानी कि 456 अधिक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 23 15 और 33 प्रत्येक में क्या किया जाता है यक्स जोड़ने पर प्राप्त योग समानुपाती क्रम में होते हैं। तो यक्स प्लस 5 का मान क्या होगा, यानी कि यक्स यहाँ पर यक्स क्या बोला जा रहा है, घटाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि यक्स का जो यक्स प्लस 5 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 5 से तो निश्चित ही बड़ा होगा, क्या होगा 5 से निश्चित ही बड़ा होगा। तो ऑप्शन में ही चेक कर लेते क्या 3 आएगा यक्स प्लस 5 का वैल्यू, नहीं। 5 आएगा, नहीं होगा क्योंकि 5 से बड़ा होगा। 1 तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन होता है, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। बाकी आप चेक भी करना चाहे तो कर सकते हैं। एक्स प्लस 5 का अगर वैल्यू 8 है तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा 3, चेक कर लीजिए। 10 और 3 कितना होता है 13, 23 और 3 आपका कितना होता है 26, बराबर 15 3 18 और 33 और 3 कितना होगा 36, 13 दूनी 26 18 दूनी 36, यानी कि 1/2 1/2 आ रहा है, यानी कि समान अनुपात आपका बन रहा है। तो आपका ऑप्शन 4 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैसे तो आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं, परीक्षाओं में आएंगे तो सिर्फ डायरेक्ट आप ऑप्शन इस तरीके से बनाकर चले आइएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त एक आयत के परिगत है यदि आयत की भुजाएं जो है 4:3 के अनुपात में है। अगर आयत का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की परिधि यानी कि पेरीमीटर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या गया, बोला क्या जा रहा है कि एक वृत्त एक आयत के परिगत है, यानी कि एक इस वृत्त के अंदर क्या है आयत यानी कि रेक्टेंगल है इस तरीके से। इसकी भुजाएं कितनी दी गई, ये 4x है, ये आपका क्या है 3x है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री बनाता है, तो 4x 3x ये आपका ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, ये आपका 5x हो जाएगा। यहाँ पर इसका एरिया कितना दिया गया, तो एरिया आपका क्या होता है रेक्टेंगल यानी कि आयत का एरिया का फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 4x, ब्रेथ कितना है 3x, गुना कितना हो जाएगा 4 × 12x स्क्वायर। टोटल कितना दिया गया एरिया 192, 12 से 192 काटें कितने बार में चला जाएगा 1 7 यानी कि 6 बार में। तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर 4 आएगा। यक्स का वैल्यू कितना हो गया 4। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर वृत्त की परिधि पूछी जा रही है। तो अगर परिधि निकालना है तो पहले इसका डायमीटर निकालना पड़ेगा, तभी तो हम लोग रेडियस निकाल पाएंगे। तो पहले इसका डायमीटर कितना एक तरीके से है, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पर भी परिधि पर छू रहा है, यहाँ पर भी परिधि पर छू रहा है, यानी कि ये जो आपका क्या कहाँ से गुजरता है सेंटर से होकर गुजर रहा है, यानी कि ये आपका क्या है डायमीटर है। तो अगर यक्स का वैल्यू 4 है तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 चौक 20। अगर पूरा डायमीटर यानी कि व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पर से आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। तो हमें त्रिज्या पता है तो आप परिधि निकाल सकते हैं। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। फार्मूला पे फिलू पुट करेंगे 2 × पाई × रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 पाई सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई परिधि यानी कि पेरीमीटर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर इतना दिया गया और आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x स्क्वायर को उधर भेजेंगे, यानी कि इस तरीके से x पे पावर 4 - 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। x स्क्वायर से सभी जगह डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर से अब हम लोग क्या करेंगे x पे पावर 6 माइनस इस तरीके से x पे पावर 6 - 1/x पे पावर 6, ये आपका एक ब्रैकेट में आएगा। यहाँ पर इन दोनों में क्या कर सकते हैं -3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आपका क्या बचेगा x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर बचेगा।
फिर आपका क्या बच गया, यहाँ पर +1 आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x पे पावर 6 माइनस 1/x पे पावर 6 है, यानी कि अगर इसका होल क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो होल क्यूब करने का आपका डायरेक्ट तरीका क्या होता है निकालने का, a³ - 3a होता है। क्या होता है, a³ - 3a, सॉरी माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, क्या होगा आपका a³ + 3a। तो कितना आपका आ जाएगा, 3 तिया 9, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 3, तो 3 तिया 9 = 27 और 3 तिया 9, तो 27 और 9 आपका कितना हो जाएगा 36, माइनस x² - 1/x² का वैल्यू कितना है 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 +1 कितना आ जाएगा आपका 36 1 37, 37 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 28, यानी कि 28 आपका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AD जो एंगल A का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर पहले जिस तरीके से बोला जा रहा है उस तरीके से हम लोग फिगर बनाते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया कि त्रिभुज है क्या है ABC है और AD क्या एंगल A का समद्विभाजक है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर है। ये आपका क्या एंगल बाइसेक्टर बना रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल को बराबर एंगल में विभाजित कर रहा है। फिर आगे बोला गया कि यह BC को जो है D पर जो है प्रतिच्छेद करता है, यानी कि सही है, ये जो यहाँ पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। BC बराबर आपका कितना दिया गया, ये जो आपका BC बराबर टोटल कितना दिया गया है A, AC बराबर आपका कितना दिया गया B दिया गया, ये जो आपका AC पूरा वो क्या है B है, और AB बराबर जो आपका ये पूरा कितना है C है, ये पूरा कितना है C है। पूछा क्या जा रहा है, BD की लंबाई पूछी जा रही है, यानी कि ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये एंगल बाइसेक्टर बनाता है तो ये दोनों जो अपोजिट साइड के साइड होते हैं वो BD और DC को उसी अनुपात में विभाजित करेंगे। ये जो अगर BC की पूरी लंबाई A है तो अगर BD और DC का हमें अनुपात में वैल्यू निकालना है तो BC को उस BD और DC में उसी अनुपात में विभाजित करेंगे जिस अनुपात में AB और AC है। यानी कि आपका इस तरीके से आपका क्या होता है BD/DC इक्वल टू आपका क्या हो जाता है AB/AC होता है, यानी कि BD और DC का अनुपात वही होगा जो AB और AC का अनुपात है। यानी कि AB कितना है C और AB कितना है C और AC आपका कितना है B, यानी कि BD आपका C यूनिट होगा और DC आपका कितना होगा B यूनिट होगा। यानी कि अगर BC को अगर हमें BC टोटल कितना E है, टोटल हमें किसे डिवाइड करना है, हमें जो है यहाँ पर किसको डिवाइड करना है C+E, यानी कि B+C का यहाँ पर जो है टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा BD/C है और DC कितना है B है, यानी कि टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा C+B। और हमें वैल्यू किसका चाहिए, यहाँ पर से BD का वैल्यू चाहिए, यानी कि इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे C कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर से BD का वैल्यू आ जाएगा। हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका AC/C+B या फिर B+C जो भी आप बोले, यहाँ पर वही आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्पोर्ट स्टोर अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। स्टोर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वाले ग्राहकों को घटे मूल्य पर 5% की और छूट प्रदान करता है। अगर एक ग्राहक जो है 100 रुपये की गेंद खरीदना चाहता है और क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान करता है तो ग्राहक द्वारा चुकता की जाने वाली धनराशि कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि पहले जो है गेंद का ये दाम है 100 रुपये है, तो यहाँ पर से पहले बोला गया कि 10% को उस पर क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 1/10, यानी कि 10 यूनिट वाले सामान को 1 यूनिट की छूट यानी कितने में बेचा जाएगा 9 यूनिट में। फिर बोला जा रहा है कि अगर उसे क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है तो फिर से 5% का छूट दिया जाएगा, यानी कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/20, यानी कि फिर से जो है 20 यूनिट वाले सामान को 1 यूनिट की छूट यानी कि 19 यूनिट में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर से हल करेंगे तो कितना में उसने बॉल खरीदा यानी कि गेंद खरीदा वो हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 20 से काटेंगे तो 20 25 100, 5 से 10 आपका कितने 2 बार में चला जाएगा, 19 नमा आपका कितना हो जाता है 19 नमा 153/2। हल करेंगे तो 2 आपका 19 नमा आपका 153 नहीं होता, 19 नमा आपसे 171 होगा, 17 नमा आपका 153 होता है, 19 नमा आपका 171 होगा। डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 8 16 2 5 10, यानी कि 85.5 रुपये, इतने रुपये में क्या किया गया गेंद को खरीदा गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC में बिंदु D पर BD जो है परपेंडिकुलर है EC पर। तो सबसे पहले जो है जिस तरीके से फिगर में बोला जा रहा है उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज है ABC, आपका क्या है ABC त्रिभुज है, बिंदु D
ए बी डी जो है परपेंडिकुलर ऑन ई सी है, तो ये आपका बी डी आपका क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ई सी है, सही है आपका। ई जो है बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है, ई जो है बी सी पर बिंदु इस प्रकार है कि बी ई ए बराबर यक्स, बी ई ए यानी कि ये आपका मिलेगा बी ई ए, ये एंगल आपका कितना यक्स डिग्री है, ये आपका यक्स डिग्री है। फिर आगे बोला गया कि एंगल ई ए सी 36 डिग्री है, ई ए सी यानी कि ये एंगल जो आपका कितना है 36 डिग्री यानी कि 36 डिग्री है। फिर आपका दिया गया कि ई बी डी 40 डिग्री है, ई बी डी यानी कि ये एंगल जो आपका कितना है 40 डिग्री यानी कि 40 डिग्री है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस यक्स का वैल्यू यानी कि ए ई बी का वैल्यू क्या होगा, या फिर बी ए जो भी बोले आपका उसका वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या ये 90 डिग्री है, तो ये भी है क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये 90 ये 36, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल क्योंकि कोई भी त्रिभुज ये भी आपका क्या है, अगर इसे ओ मान लें यहाँ पर कुछ समय के लिए, तो ए ओ डी भी ये भी क्या है आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 36 है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 54 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ये अगर 54 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये 54 डिग्री तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 54 डिग्री, तो ये 54 डिग्री ये 40 डिग्री, तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी ओ ई भी एक ट्रायंगल है, तो अगर तीनों एंगल का समय 180 डिग्री होता है तो 180 माइनस 549 यानी कि 94 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 86 डिग्री, यानी कि बी ई और ओ यानी कि ये एंगल यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 86 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर इतना वैल्यू दिया गया और आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बेहतर होगा पुटिंग वैल्यू यहाँ पर लगाने के लिए, यानी कि थीटा का क्या करेंगे खुद का एज्यूम करेंगे वैल्यू लगाने के लिए। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आप 0 डिग्री तो नहीं लगा सकते क्योंकि आपका 0 में +2 आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी +2 नहीं यानी कि -1 में आंसर आएगा। 90 डिग्री भी नहीं लगा सकते, 30 डिग्री भी यहाँ पर आप नहीं लगा सकते क्योंकि आपका यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा तो रूट में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तो रूट यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, थीटा बराबर यहाँ पर 60 डिग्री लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू cos 60 का मान कितना हो जाता है आपका हाफ, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस कितना हो जाएगा cos थीटा का हाफ होता है यानी कि 5/2 + 2, 2 से 4 आपका कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, तो 1/2 माइनस 5/2 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा -4/2 यानी कि -2 + 2 क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुट करने पर आपका ये क्या कर रहा है, ये जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि सही आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 60 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/cos 60 का मान आपका कितना हो जाता है आपका 2/√3 होता है, cos 60 का मान 2/√3 और cot 60 का मान आपका कितना हो जाता है, cot 60 का मान आपका हो जाता है 1/√3। हल करेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका √3 हो जाएगा, तो √3 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 1 नीचे कितना हो जाएगा 3 यानी कि √3/3 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कार जो है 11 घंटे तक चलती है, कार प्रथम जो है 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है और इसके बाद चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वृद्धि के साथ 280 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार को प्रथम 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समय बराबर यानी कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये ध्यान रखिएगा कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो पहली दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है, उसकी जो है यहाँ पर 11 घंटे में यानी कि 100 किलोमीटर, यानी कि हमें जो है यहाँ पर शुरुआती चाल क्या मान लेते कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या मान लेते x किलोमीटर प्रति, यानी कि पहले जो है 100 किलोमीटर की दूरी x की चाल से गया, फिर जो अगली 280 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की वृद्धि के साथ गया, यानी कि अब जो है चाल क्या हो गई 15 किलोमीटर बढ़ गया। दोनों का जो है कुल समय कितना लेता है, तो 11 घंटा समय लेता है। तो यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका होगा बनाने का कि यक्स का वैल्यू क्या करे खुद से पुट करे, क्योंकि अगर इसे बनाने के लिए जाएंगे तो ये काफ़ी आपका लंबा बन जाएगा, यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म आपके लग जाएंगे, ट्रिपलेट नहीं सॉरी आपका मिडी टर्म स्प्लिट लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू क्या करेंगे खुद से एज्यूम करेंगे ताकि यहाँ पर क्या हो जाए सिंपल से सिंप्लीफाई बन जाए यहाँ पर। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 25 मान लेते 25 यक्स का वैल्यू क्या मान ले 25 मान ले, तो कितना हो जाता है 25 चौक 100 और यहाँ पर यक्स का वैल्यू अगर कितना हो जाएगा यक्स का 25 है तो 25 और 15 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 40। तो 25 को
100 से डिवाइड यानी कि 100 को 25 से डिवाइड करेंगे 4, और 280 को 40 से डिवाइड करेंगे 7, तो 7 और 4 कितना होता है 11 घंटा आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि उसकी जो प्रथम चाल कितनी रही होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही रही होगी। तो उसका जो है जो 100 किलोमीटर दूरी तय किया वो कितने घंटे में तय किया है 100 किलोमीटर 25 के 4 से, यानी कि 4 घंटे में तय किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 70 को x% से घटाने पर प्राप्त परिणाम 60 को x% से बढ़ाने के समान है, तो 91 का x% कितना होगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 70 को x% घटाने पर, यानी कि 100 माइनस x% घटाने पर, और 60 को जो है 60 को x% बढ़ाने पर, क्योंकि कोई भी संख्या खुद में 100% होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने 100 माना है। तो यहाँ पर x% बढ़ा रहे, यानी कि 100 प्लस x%, परसेंट तो पहले ही कट जाएगा आपका, 0 0 आपका यहाँ पर से चला गया, 7x इधर 6x उधर भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 6 13x हो जाएगा, इधर 7 या 600, यानी कि कितना हो जाएगा 100। x बराबर आपके कितने आ जाएंगे यहाँ पर से 100/13 आ गए। पूछा क्या जा रहा है 91 का x%, यानी कि 91 का x कितना है 100/13, परसेंट में है तो परसेंट हटाएंगे नीचे 100 चला जाएगा, तो 100 से 100 चला गया, 13 सत्या आपका कितना हो गया 91, यानी कि 91 का x% कितना है तो 7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता, अगर उसने वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो 74 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि सीपी पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक तरीके से 100% का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला गया कि 8% की जगह 10.5% के लाभ पर बेचे तो 74 रुपये अधिक मिलता है, यानी कि दोनों का प्रतिशत का योग कितना हो जाएगा 10 प्लस, यानी कि 10.5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18.5%, कितना हो जाएगा 18.5%, बराबर जो है कितना रुपया दिया गया 74 रुपया दिया गया। यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा 10, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 2 बार में, यहाँ पर 5 दिया 15, 5 7 35, 37 से काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 4 रुपये, क्रॉस गुना कर देंगे तो पूछा क्या जा रहा है 100% का वैल्यू था। अगर 1% का वैल्यू 4 रुपये तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इतने का गुणज को जब 12 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग अलग अलग डिवाइड करके पहले रिमाइंडर निकाल लेंगे। जैसे कि इसे पहले 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर पता करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर, इसे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर पता करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 2, तो 12 आपका कितना हो गया 7 3 11 108, तो 5 12 चौका 48, 5 51 48, 3 12 दूनी 24, 10 96, आपका कितना हो गया 7 72, यानी कि इसे जो है डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। अब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 10 103, तो 96, यानी कि 4 3 7 रिमाइंडर बच रहा है। फिर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12, यहाँ पर 7 बचा तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 2 9। अब क्या अभी भी 12 से डिवाइड होगा, क्योंकि अभी भी क्या आ रहा है 12 से ऊपर संख्या ज़्यादा आ रही है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर से 963/12। अब जो है 63 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x और y साथ मिलकर कार को जो है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर y अकेले उस कार को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो x को अकेले कार करने में कितना दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे x जो है कितने दिन में कर सकता है, x और y मिलकर कितने दिनों में कार को कर सकता है 12 दिन में, और y अकेले 15 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 15 का 60, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, 15 से 4, यानी कि यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं x की कार क्षमता, दोनों की कार क्षमता 5 है, सिर्फ y की कितनी है 4 है। तो अगर 5 में से 4 माइनस करेंगे तो x की कार क्षमता आ जाएगी, तो कितनी होगी 1। हमें क्या चाहिए समय चाहिए किसका x का, तो समय बराबर क्या होता है टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो टोटल x को करना कितना काम है, x को करना है 60 काम, क्योंकि यही आपका टोटल वर्क होता है।
कितनी की कार्य क्षमता से करेंगे, 1 की, यानी कि कितने दिनों में करेंगे, तो 60 दिनों में उस काम को पूरा करेंगे अगर यक्ष अकेले काम करता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर इतना इतना इसका दिया गया वैल्यू और b प्लस सी पर पावर ए सी प्लस सी पर पावर b का होल रूट पूछा जा रहा है, यानी कि अंडर रूट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इतने का वैल्यू उठाएंगे और a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ जाएगा आपका 3। उसी तरीके से b प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर 2 भेजेंगे तो प्लस में 2। c प्लस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से सभी को अगर जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। टोटल योग कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10, काटेंगे 2 से तो कितना बार में चला जाएगा 5 बार में, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 5। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a का वैल्यू निकाल सकते हैं, b का वैल्यू निकाल सकते हैं, c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पर b प्लस सी का वैल्यू 2 है, तीनों का योग 5 है, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि a का वैल्यू कितना है 3। अगर b का वैल्यू हमें निकालना है तो c प्लस सी का 5 है, तीनों का वैल्यू भी 5 है, तो 5 माइनस 5 करेंगे तो आपका कितना होता है 0, यानी कि b का वैल्यू कितना है 0। अब c का करेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू 3 है, तीनों का योग 5 है, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि c का वैल्यू कितना है 2 है। तो हमें तीनों का वैल्यू पता चलिए। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b प्लस सी आपका कितना होगा, b 0 है, c कितना है 2 है, यानी कि 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, पावर क्या है a कितना है आपका 3, तो 3 यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस c प्लस a आपका कितना हो जाएगा 3 और 2 5, पावर आपका कितना है b कितना है 0, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 5 पे पावर 0 तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 8 है 1 कितना होता है 9, तो अंडर रूट 9 किसका मान होगा 3 का मान होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है अपनी कुल राशि 25,000 का एक भाग 10% के वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा शेष धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो 2 वर्षों के बाद कुल 5,640 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। तो दोनों राशियों के बीच का अंतर कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर कुल राशि 10% के हिसाब से लगाया जाए, यहाँ पर मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर कुल 10% पर साधारण ब्याज पर लगाया जाएगा तब, तो 1 साल का अगर 10% ब्याज है तो 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा 20%, तो 25,000 का 20% कितना होता है 5,000 रुपये, लेकिन टोटल मिल कितना आ रहा है 5,640 रुपये, यानी कि कितना अधिक मिल रहा है 640 रुपये अधिक मिल रहा है। यानी कि ये जो है 10 की जगह जो 12% के दर से लगाया गया तो कितना अधिक लगाया गया 2% की दर से, और कितने सालों के लिए लगाया गया 2 सालों के लिए लगाया गया, यानी कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अधिक ब्याज मिल रहे हैं, तो 4% अधिक ब्याज मिल रहे हैं 10% से अधिक पे। तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो 640 रुपये वो क्या है, इस 4% के बराबर है, क्या है इस 4% के बराबर है। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल जाएगा, दूसरी वाली धनराशि निकल जाएगी, क्योंकि कोई भी मूलधन जो है, मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन जो है खुद में 100% होता है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अगर दूसरा मूलधन जो 100% है तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू पहले आ जाएगा, कितना हो जाएगा 160 रुपये। तो दूसरी वाली जो धन हो जाएगी कितनी हो जाएगा, अगर 1% का वैल्यू 160 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 16,000 रुपये होगा। टोटल कितना था 25,000 रुपये, यानी कि पहली वाली धनराशि कितनी हो जाएगी 25,000 माइनस 16,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,000 रुपये। दोनों का क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा जा रहा है। तो अंतर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7,000, यानी कि ये दोनों की धनराशि का अंतर कितना था तो 7,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सामान्य चाल से चलती 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें स्पीड चाहिए होगा, तो स्पीड बराबर आपका क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। फिर हमें क्या चाहिए होगा टाइम, तो टाइम बराबर आपका क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो दोनों आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाल चाहिए कि गाड़ी की चाल कितनी है। तो पहले बोला गया कि रेलगाड़ी जो है पहले एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेती है, तो 36 सेकंड में पार कर लेती है। यानी कि अगर जो दूरी जो ट्रैवल करना, यानी कि उस आदमी को जो पार करने के लिए जो दूरी ट्रैवल करना, वो कितना, जो ट्रेन की लंबाई है उतनी दूरी को ट्रैवल करना, तो इतनी दूरी बट्टा
कितना समय लेता है, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए ट्रेन की, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस 540 मीटर, टाइम कितना है 36 सेकंड। तो ये आपकी क्या आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। लेकिन अब हमें समय चाहिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ये तो आपका चाल आ गया 540 मीटर, 540 बटा 36 मीटर, ये आपका क्या आ गया, चाल आ गया। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, अब डिस्टेंस लिखेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 540, तो ट्रेन की जो लंबाई थी, प्लस आपकी क्या हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये अब कुल दूरी होगा। और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेता है, 55 सेकंड समय लेता। हल करेंगे, यहाँ पर से जो पी का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग। ये 36 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर पहले कट रहा है तो आपको काट लेंगे। यहाँ पर आपका 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से आपका 30 कितने बार में चला जाएगा, 15 बार में। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 540 प्लस पी बराबर 15 25 75 5 7, फिर 75 और 7 आपका कितना हो जाएगा 82। तो पी बराबर आपके कितने आ जाएंगे यहाँ पर से आपके 60। तो 225 और 60 कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा। यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी कितनी आ गई 285 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 हो जाएगा। अगर सी की आयु ए की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम हो तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा। तो दोनों के अनुपात में कितने साल का अंतर है, दोनों के अनुपात में कितने साल का अंतर है। यहाँ पर 8 वर्ष पहले का अनुपात है, ये 4 साल बाद का अनुपात है। कितना साल का अंतर है, तो 8 साल पहले प्लस 4 साल बाद, यानी कि 12 साल के अनुपात का अंतर है। और दोनों में 12 साल का अंतर है। तो यहाँ पर अनुपात की यूनिट में अंतर कितना है, 9 से 12 हो गया, यानी कि 3 का अंतर है, 10 से 13 हो गया, यानी कि दोनों जगह 3 यूनिट का अंतर है। यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है, 12 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4 साल के बराबर होगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। लेकिन ये 8 साल पहले का आयु है, तो 36 अगर वर्तमान आयु चाहिए तो 36 प्लस क्या करेंगे 8। तो 36 और 8 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 36 और 8 आपका कितना हो जाएगा 44। हमें सिर्फ अब क्या चाहिए, ए से मतलब हमें बी का उम्र भी अब नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सी का उम्र निकालना वो ए से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें सी का उम्र चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सी का जो उम्र है ए की वर्तमान उम्र से 4 वर्ष कम है। तो ए का वर्तमान उम्र कितना है 44, उससे 4 कम कितना हो जाएगा 40, यानी कि सी का वर्तमान उम्र कितना है तो 40। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कक्षा में जो है कुल 88 विद्यार्थियाँ हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कों की औसत ऊंचाई 164 सेंटीमीटर और लड़कियों की औसत ऊंचाई कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है, यक्स है। तो यहाँ पर लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यक्स माइनस 4 हो जाएगी। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने ये मान लिया। फिर आगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये 20%, ये जो 20% है उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। यहाँ पर क्या बोला गया आपका कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक, यानी कि बॉयज और गर्ल्स। तो बॉयज की संख्या अगर 5 यूनिट है तो उससे 1 यूनिट अधिक किसकी है, लड़कियों की संख्या, यानी कि 6 यूनिट है। ये आपका दिया गया क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें जो है संख्या से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी ये सिर्फ कैलकुलेशन ही बढ़ाएगी। तो यहाँ पर जो है फिर क्या बोला गया कि लड़कों का औसत ऊंचाई कितनी है 164 सेंटीमीटर और संख्या कितनी है यहाँ पर 5। यहाँ पर फिर लड़कियों की संख्या कितनी है 6, औसत ऊंचाई कितनी है यक्स माइनस 4। जोड़ देंगे आपका क्या आ जाएगा, कुल ऊंचाई आ जाएगी। फिर ये जो है कुल ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई हमें करना होगा। तो टोटल विद्यार्थी कितनी है 11 और उनका औसत ऊंचाई कितना 11 यक्स। तो गुना कर देंगे तो टोटल ये ऊंचाई आ जाएगी। हल करेंगे, यक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपकी क्या होगी, सभी छात्रों की औसत ऊंचाई होगी। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 6x 11x, कितना आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 5x। आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 64 16 25 80 5 20, यानी कि 820 आपका हो जाएगा। यहाँ पर से 820 में से आपका कितना आ जाएगा 6 चौक 24 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 796 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 15 25 75 5 9 45 5 दूनी 10, यानी कि ये आपकी क्या आ गई, सभी छात्रों की औसत ऊंचाई आ गया 159.2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25।
ये आपका क्या है, ग्राफ के क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में क्या दिया गया, असम, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सभी राज्यों में क्या दिया गया, पर्यटकों की संख्या दी गई है। यानी कि प्रत्येक जगह जो है पर्यटक की संख्या कितनी कितनी है, यह आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटक की संख्या कुल संख्या से 10% कम है। तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालनी होगी, कुल राज्यों का मिलाकर पर्यटकों की संख्या निकालनी होगी। तो क्या करेंगे, सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर से सभी में आपका कितने, एक आपका सिर्फ यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर 5 है, फिर आपका का कहीं और, तो यहाँ पर मैं सभी पहले अंकों को यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले आपका कितना है, 15,000 है, फिर आपका कितना है, 12,500 है, फिर आपका 12,000 कितना है, 450 है, फिर आपके कितने 20,000 है, फिर आपके 12,400 है, फिर आपके 22,500 है, फिर आपके 22,400 है, फिर आपके 25,000 है। कितने हैं, 25,000 है। सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 5 आपका कितना हो जाता है, 22। हाथ में 2, 5 2 7, 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 5 20, 2 22, हाथ में 2, 3 2 5 1 6, 6 6 12, 12 2 आपका कितना हो गया, 14। इसका जो है 10% आपका कितना हो जाएगा, इसका 10% हमें चाहिए, तो 0 0 2 0 से 2 0 चला गया। यानी कि इससे जो है कितने राज्यों में 14,225 से कम पर्यटक आए हैं। तो आपका यहाँ पर 14,000 से कम, तो ये तो 15,000 है, नहीं 12,000, ये आपका हरियाणा होगा। आपका कर्नाटक में भी आपका 14,000 से कम है, ये आपका होगा। राजस्थान में भी आपका 14,000 से कम है। बाकी ये आपका सभी जो है क्या है, 14,000 से अधिक है, ये सब नहीं होगा। तो कौन कौन होगा, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान। यानी कि आपका हरियाणा आपका यहाँ पर है, कर्नाटक और राजस्थान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।